हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान बुक का 6th चैप्टर, जिसका नेम है राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं। 1860 ईस्वी के दशक में दादा भाई नौरोजी, जो कि ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ने भारत के पक्ष में जनमत की स्थापना हेतु इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया संस्था की शुरुआत की और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं के दमन एवं ब्रिटिशों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की आलोचना की। और 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे, जीपी गोखले एवं अन्यों द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। सन 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं अन्यों ने मिलकर कोलकाता में भारतीय संस्था की स्थापना की। जब भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव डालने से पूर्व भी अनेक संस्थाएं बन गई थी। सर्वप्रथम स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्था थी सन 1838 ईस्वी में कोलकाता में भूस्वामियों की समिति, सन 1843 में बंगाल ब्रिटिश भारतीय समिति और उनके अनुसरण में मद्रास देशज संस्था और बंबई संस्थाएं सन 1852 में स्थापित हुई। सन 1885 में भारतीय नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय मार्ग प्रशस्त हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय राजनीतिक जीवन में एक युग का आरंभ हुआ। आईएनसी की नींव एक सेवानिवृत्त भारतीय सार्वजनिक सेवा अधिकारी एओ ह्यूम ने डाली थी और इसका प्रथम चरण 28 दिसंबर सन 1885 में आयोजित किया गया और वोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया था। नरमपंथी 1885 से 1905 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम चरण 1885 टू 1905 ईस्वी में कांग्रेस की मांगें बहुत साधारण थी, जो संवैधानिक सुधारों, आर्थिक रियासतों, प्रशासनिक पुनर्गठन तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा मात्र तक सीमित थी। अतएव संगठन के प्रारंभिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों में आयोगों की नियुक्ति, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्य के उदारीकरण, भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं को भारत में ही आयोजित करने तथा सेना पर व्यय कम करने मात्र पर ही बल दिया गया। अधिकांश प्रारंभिक कांग्रेसियों ने संवैधानिक माध्यमों में विश्वास रखा और ब्रिटिश सरकार की आलोचना में नर्म एवं मृदुल बने रहे और उन्हें नरमपंथी कहा गया। 1905 ईस्वी तक नरमपंथियों को ब्रिटिशों के न्याय एवं निष्पक्ष कार्य में विश्वास था, इसलिए उन्होंने प्रार्थनाओं और याचिकाओं के साथ आंदोलन जारी रखा, लेकिन ब्रिटिश उनके प्रति बहरे बन चुके थे। तब भारतीयों को इस बात की अनुभूति हुई कि ब्रिटिश सरकार सच्ची और न्यायिक नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे उनमें अविश्वास पैदा हो गया और अंततः कांग्रेस में चरमपंथियों का उदय हुआ। चरमपंथी 1905 से 1918 ईस्वी तक चला। ये एओ ह्यूम है। भारत में परिवर्तनकारी राष्ट्रीय विचार 1857 ईस्वी के विद्रोह से निरंतर बढ़ रहे थे और सरकार के दमन चक्र के बावजूद इनमें तेजी से वृद्धि हो रही थी। 20वीं शताब्दी आरंभ होने तक ग्रामीण जनता, कृषकों तथा श्रमिकों में असंतोष व्याप्त हो चुका था और बड़ी संख्या में नेता अपनी मांगों में मुखर तथा कार्य में सक्रिय हो चुके थे और ये नेता परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी अथवा चरमपंथी उग्रवादी कहलाए। और सन 1905 ईस्वी के पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ और सन 1905 से 1918 की अवधि को राष्ट्रीय आंदोलन का चरमपंथी चरण कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, जो लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रमुख चरमपंथी थे।
और तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। उन्होंने ही घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बंगाल का विभाजन बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र और उस समय का एक बड़ा रेजिडेंसी प्रांत था। उसमें वर्तमान का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और उड़ीसा के भाग सम्मिलित थे। कर्जन ने 1905 ईस्वी में बहाने बनाकर बंगाल को विभाजित कर दिया कि प्रबंधकीय उद्देश्यों के कारण यह संचालित नहीं हो पा रहा था, जबकि यह विभाजन सांप्रदायिकता पर आधारित था। बंगाली एकता को भंग करने की उसकी कोशिश ने विभाजन के विद्रोह की चिंगारी को भड़का दिया, जिसको लोगों ने उपवासों, प्रदर्शनों एवं वंदे मातरम के गायन द्वारा प्रदर्शित किया। विरोधियों ने राखी बांधकर भाईचारे का प्रदर्शन किया और इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आभार सोनार बांग्ला गीत की रचना की, जिसे बाद में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगीत बना लिया। और विभाजन विरोधी आंदोलन भारत के अन्य भागों में भी फैल गया, जैसे आंध्र प्रदेश, जहां इसे वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगति किस प्रकार हुई? गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार की यह सोच को बड़ी मदद की थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को स्वाधीन कर देंगे, और इसके विपरीत अंग्रेजी सरकार ने युद्ध समाप्ति के बाद कई दमनकारी कानून बनाए, जिनमें रॉलेट एक्ट प्रमुख था, और इसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए कैद कर सकती थी। और अंत में निराश गांधी जी ने फरवरी 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि हमारी बात सत्य है तो उसे सिर्फ आग्रह के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती या हिंसा से। वे सत्य को हिंसा के माध्यम से प्राप्त करने के विरुद्ध थे। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग एवं अवज्ञा दो नए तरीके जोड़े। गांधी जी ने चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात एवं अहमदाबाद में अपनी तकनीक अर्थात सत्याग्रह का प्रयोग किया, और इसके फलस्वरूप गांधी जी अखिल भारतीय नेता के रूप में उभरे। जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 में स्टार्ट हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में इन दो नेताओं की गिरफ्तारी के विद्रोह में अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनता एकत्र हुई और सभा शांतिपूर्ण थी, और सभा में काफी संख्या में वृद्ध पुरुष, स्त्रियां और बच्चे थे। तभी अचानक ब्रिटिश अफसर जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर पार्क में पहुंचा, और जनता को कोई चेतावनी दिए बिना ही उसने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने 10 मिनट तक निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, और कांग्रेस के अनुमान के अनुसार उस दिन मिनटों में करीब 1000 आदमी मारे गए और करीब 2000 जख्मी हुए। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में स्टार्ट हुआ, तब चला। जलियांवाला हत्याकांड, तुर्की का विभाजन, देश में बढ़ रही बेकारी, महंगाई आदि से उत्पन्न विकट स्थिति में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी और कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी स्कूल में पढ़ना स्वीकार किया। कई सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दिया। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया गया। गांधी जी ने चरखा के माध्यम से लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को समझने का प्रयास किया। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड के राजकुमार की भारत यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया और सारे देश में हड़ताल रही। तो ये राजेंद्र प्रसाद है, ऐसे योग आंदोलन करते हुए गांधी जी, और ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। जब संपूर्ण देश में आंदोलन जोरों पर था, उसी समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान में पुलिस
ज्यादती के विरोध में लोगों ने थाने में आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और गांधी जी इस घटना से बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर पाया हो, परंतु इसके फलस्वरूप राष्ट्रवादी भावना पूरे देश में फैल गई। गांधी जी ने चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस दो दलों में बट गई। एक दल जिसका नेतृत्व चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। एक दल यह चाहता था कि कांग्रेस को चुनावों में भाग लेना चाहिए और परिषदों में पहुंचकर सुधार की बात करनी चाहिए। दूसरा दल जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे, वह चाहते थे कि कांग्रेस चुनावों में भाग न लेकर रचनात्मक कार्य करे। सन 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ और इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे और इस अधिवेशन ने परिषदों में न जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इस प्रस्ताव के समर्थकों ने 1923 ईस्वी में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की और यह स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराजियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जीवित रखने में स्वराजियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्तुत उनकी नीतियों तथा प्रस्तावों के लिए परिषदों की संपत्ति प्राप्त करना लगभग असंभव बना दिया। सन 1924 ईस्वी में गांधी जी जेल से छूटे और उनका रचनात्मक कार्यक्रम, जिसे कांग्रेस के दोनों गुटों ने स्वीकार कर लिया था, कांग्रेस की प्रमुख गतिविधि बन गया और इस कार्यक्रम के सबसे प्रमुख घटक थे खादी का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना और अस्पृश्यता को दूर करना। नाउ अब आता है 1924 ईस्वी के बाद की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।